आज हम बात करेंगे पासिंग वैल्यूज़ टू मेथड्स। हम मेथड को, अब जो आपने क्या सीखा, मेथड बनाना सीखा और मेथड से आपने रिटर्न वैल्यू लेना भी सीख लिया है। अब जब आपने देखा था कि हमने जो है एक्चुअल पैरामीटर पढ़े थे और हमने फॉर्मल पैरामीटर पढ़े थे, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर कौन से थे? जो वे होते हैं जो हम मेथड को जब कॉल करते हैं उसमें दिए जाते हैं, और जब हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो उनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। लेकिन अब जो है हमने जैसे यहाँ पर वैल्यू पास कराई एक्चुअल पैरामीटर के द्वारा, तो हम दो टाइप से वैल्यू को पास करा सकते हैं, और वे दो वैल्यू है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। वे दो मेथड्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू। इसमें देखिए यहाँ पर ये टर्म इम्पोर्टेंट है, वैल्यू वैल्यू, और दूसरा है रेफरेंस और रेफरेंस, ठीक है। अब जब वैल्यू के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू क्या है, लेकिन रेफरेंस में थोड़ा डाउट होगा। तो फिलहाल के लिए आप रेफरेंस का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए मेमोरी एड्रेस। क्या लिख लीजिए? मेमोरी एड्रेस। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू में अगर हम जो है डेली लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझे, तो सपोज करिए आपके पास जो है एक प्रिंटेड आपके पास नोट्स की कॉपी है, ठीक है। आपके पास क्या है? प्रिंटेड नोट्स की कॉपी है। तो आप करते क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए। तो आप क्या करते हैं? इन सब की 10 फोटोकॉपीज़ करा लेते हैं, ठीक है। 10 फोटोकॉपीज़ करा लेते हैं ऐसे ही। तो अब जब आप ये बताइए कि अगर एक स्टूडेंट अपने जो नोट्स है उसमें कुछ चेंज करता है, जैसे कि इसने कुछ चेंज करा, तो क्या वो इसमें चेंज होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या वो इसमें चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो इसमें चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि इंडिविजुअल के वाले में चेंज होने पर दूसरे पर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे हमने कॉपी कराई वैल्यू को, है ना। एक तरह से वैल्यू ही तो होगी अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझे। नहीं तो नोट्स है, हमारे नोट्स के अंदर भी तो कुछ लिखा हुआ ही है ना। तो वे क्या हो गए? कॉपी हो जाएंगे, और अगर वहाँ पर चेंज होगा तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह क्या है कि जो वैल्यू हम एक्चुअल पैरामीटर में पास कराएंगे, ठीक है, जो वैल्यू हम एक्चुअल पैरामीटर में पास कराएंगे और फिर जो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया? क्लास बनाई पास बाय वैल्यू और एक वेरिएबल लिया है इंट s, और फिर हमने एक सम मेथड बना लिया, और ये जो फॉर्मल पैरामीटर ये लेता है इंट n, और ये क्या करेगा? जो भी पैरामीटर लेगा उसमें 5 जोड़ देगा और फिर प्रिंट कराएगा n की वैल्यू, ठीक है। तो अब जो एक और मेथड हमने चेक नाम से बनाया और s की वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज करी, ठीक है। पहले s की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करा? मेथड डिक्लेरेशन करा, और यहाँ पर क्या करा? मेथड इनिशियलाइजेशन करा। तो इनिशियलाइज करने के बाद क्या होगा? जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओरिजिनल s, तो सबसे पहले ओरिजिनल लिखा आएगा आउटपुट। यहाँ पर हम आउटपुट विंडो बना लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, और फिर s की वैल्यू क्या है? आउटपुट 10। तो सबसे पहली लाइन में हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे चलेगा ये, फिर सम मेथड दिखेगा, ऐसा कि अब जब मुझको सम मेथड एग्जीक्यूट कराना है, तो जैसे ही सम दिखेगा ये यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा, फिर चलेगा। अब जब वैल्यू हमने s की है यहाँ पर, यानी कि n के अंदर वैल्यू s की चली जाएगी, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10, है ना। और अब जब n की वैल्यू +5 हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू 15 हो जाएगी, और ये प्रिंट करा देगा यहाँ पर क्या? मेथड सम 15, है ना। क्या प्रिंट कराएगा? मेथड सम 15, ये आउटपुट होगा। अब जब उससे नीचे चलेगा ये, फिर उससे नीचे चलेगा, ये देखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर कॉल और s की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब जब s की वैल्यू क्या थी? 10, और अब जब यहाँ पर भी क्या होगी? s की वैल्यू 10 ही तो होगी, है ना। s की वैल्यू 10 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो s की वैल्यू पहले थी, फिर हमने मेथड को कॉल कर लिया, उसके बाद भी s की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि ये उसी तरह हुआ कि जो ये s है हमारा, एक हमारी ओरिजिनल कॉपी है नोट्स की, और फिर हमको एक बच्चे को ये नोट्स देने हैं। सपोज करिए हमने सम को ये नोट्स दिए, तो सम ने अपने अंदर कुछ वैल्यू चेंज करी, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल नोट्स है उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट था पास बाय वैल्यू का। अब जब आगे बात करेंगे हम पास बाय रेफरेंस की, और उस पर एक प्रोग्राम लिखते हैं।
आज हम बात करेंगे पास बाय रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था और आपको बताया भी था कि दो टाइप के जो है डेटा टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। और वे दो टाइप कौन से हैं? एक तो है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब जो ये रेफरेंस डेटा टाइप है ये तीन टाइप के होते हैं। कितने? तीन टाइप के, ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेसेस और एरेस। और ये किस पर काम करते हैं? ये काम करते हैं मेमोरी पर। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम जो है समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपके पास एक नोट है, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। आपके पास एक नोट है, आपने खुद का नोट बनाया है और फिर क्या है कि आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं। आप इसको एक कहीं फिक्स्ड जगह पर रख देते हो या फिर एक फिक्स्ड लोकेशन पर रख देते हो और अपने फ्रेंड से कहते हो कि जब भी आपको कुछ इसका मतलब नोट का यूज करना हो तो आप यहाँ से उठाइए, यूज करिए और वापस रख दीजिए। तो इसी बेसिस पर जो है हमारा पास बाय रेफरेंस है। क्या है कि कोई वेरिएबल जैसे कि इंट एन डिक्लेयर हुआ, जैसे ही वो डिक्लेयर होगा तो उसको मेमोरी में कहीं जगह मिल जाएगी एन नाम से कि भाई ये जगह जो है एन वेरिएबल की है और वो अपनी वैल्यू यहाँ पर रखेगा लाकर। अभी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए खाली है। ठीक है। कुछ मेमोरी दे देगा, इंट के अकॉर्डिंग दे देगा कि इंट को कितनी मेमोरी चाहिए, उसके बेसिस पर इसको मिल जाएगी। ठीक है। तो इसको जगह मिल गई। अब यहाँ पर तो अब क्या होगा, जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट, इंटरफेसेस या एरेस का यूज करके इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वो मेमोरी पर यूज करेंगे। समझते हैं कैसे मेमोरी की तरह यूज करते हैं। सपोज करिए मैंने एक क्लास बना ली है यहाँ पर रेफरेंस से और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एन, फिर एक मेथड बनाया है टेस्ट नाम से। इस मेथड को हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे चलते हैं। पब्लिक वॉइड टेस्ट2 नाम से एक और मेथड है और फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था मैंने। पहले क्या लिखना है आपको, क्लास का नाम लिखना है, फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम और फिर इक्वल टू न्यू लिख के फिर से क्लास का नाम और फिर राउंड ब्रैकेट्स लगाना और सेमी कोलन लगा देना। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्लास का नाम, जो यहाँ पर क्लास का नाम वो का वही यहाँ पर लिखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट का नाम, अपने ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, फिर इक्वल टू और न्यू ऑपरेटर का यूज किया और फिर रेफरेंस यानी कि जो भी क्लास का नाम है वही यहाँ पर लिख दिया और फिर सेमी कोलन लगा दिया और ये दोनों राउंड ब्रैकेट्स भी लगा दिए। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किस पर काम करता है? मेमोरी पर काम करता है। तो मैंने क्या किया, अब एक और बात आप यहाँ पर मुझको बताइए कि जब हमने शुरुआत में समझे थे, हमने समझा था जैसे कि डेली लाइफ में समझा था एक क्लास होती है, उसके फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या है हमारे, अगर जो हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो ये हमारे मेथड्स है, जैसे कि टेस्ट, टेस्ट2। और प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट्स हमने एक क्लास बनाई थी, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा कॉमन थी, सबकी प्रॉपर्टीज कॉमन थी। तो इसी तरह एक वेरिएबल है यहाँ पर इंट एन और ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। जैसे कि हाइट हो सकती है तो वो प्रॉपर्टी सब के लिए कॉमन थी, इसीलिए इंट एन भी सब के लिए यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट एन, डॉट वेरिएबल से जो है मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की है ऑब्जेक्ट के द्वारा। और मैंने क्या किया कि एन के अंदर 10 वैल्यू इनिशियलाइज करा दे। ठीक है। और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ ओरिजिनल वैल्यू इसकी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डॉट एन। एन की वैल्यू 10 हो गई है तो ओरिजिनल 10 यहाँ पर आने वाला है। क्या आने वाला है, ओरिजिनल 10। अब जो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल था एन और अब जब उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी 10 हो चुकी है। अब जब मैंने क्या किया कि एक यहाँ पर जो है अपना एक मेथड चला दिया और इसके अंदर वैल्यू क्या पास करी, अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू। कौन से ऑब्जेक्ट की, जो यहाँ पर बनाया था। उसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है एन, उसकी वैल्यू इसके पास चली जाएगी क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होगी, कुछ मेंबर मेथड होगी। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एन है और वो एन इस टेस्ट मेथड के पास जाने वाला है। अब चाहिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लास का नाम लिखा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा। तो क्लास का नाम लिखा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पर क्या बनाया है, वेरिएबल, एक क्लास का वेरिएबल बनाया है। जैसे कि हम लिखते हैं इंट एन, है ना।
इस तरीके से हम यहाँ पर पैरामीटर्स में लिखते हैं मेथड के। इसी तरह मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिखा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा। इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट, बस मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं किया जैसे कि यहाँ पर किया था, मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा है। इसने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो मेमोरी है, इस बार वैल्यू नहीं जाने वाली, इस बार मेमोरी जाने वाली है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको बताने वाला है कि भैया एक लोकेशन है, वो अपनी लैंग्वेज में बताएगा उसको लोकेशन की, उस लोकेशन पर एक n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस n को इस्तेमाल करूँगा। मैंने बताया था जैसे कि क्लास के अंदर स्टूडेंट, क्लास एक स्टूडेंट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए और उन सब की लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी थी। इसी तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि वेरिएबल है, ये सब कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो obj.n से मैंने इसको एक्सेस किया और मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू, यानी कि इसमें 2 वैल्यू और जोड़ दी। तो n के अंदर अब जा क्या होगा, इसने क्या किया कि जो सेम लोकेशन पर जाकर उसने चेंज किया, इसने उसको कॉपी करवा के तो दिया नहीं था, इसने तो सीधा कह दिया था कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू उस जगह पर रखी है और आप वहां से यूज कर सकती हो। इसने क्या किया, ओरिजिनल जगह पर ही जाकर इसने वैल्यू बदल दी, इसने 12 कर दी वहां पर जाकर। तो n की वैल्यू अब जब 12 हो जाएगी, जैसे कि नोट था, आपका कोई फ्रेंड वहां पर गया, उसने नोट में कुछ चेंज करा और रख दिया, तो अब जब वो फाइनली चेंज हो गई ना वैल्यू, वो बिल्कुल बदल गई ना, आप उसको वापस रिट्रीव तो नहीं कर सकते जो पहले थी, इसीलिए n की वैल्यू अब जब 12 हो जाएगी। तो इन कॉल अब जब इसके नीचे ओरिजिनल 10 के नीचे आ जाएगा इन कॉल 12, यानी कि जब मैंने मेथड को कॉल करा तो 12 आंसर आया। फिर अब जब हम इससे नीचे बढ़ेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर कॉल ऑब्जेक्ट डॉट एन, यानी कि अब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस n की वैल्यू को देखा कि अब जब इस n की वैल्यू क्या है, और क्योंकि जो हमारा obj ऑब्जेक्ट है वो पहले ही जाकर n की वैल्यू वहां जाकर बदल कर आ गया, ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको बताकर कि मेरी जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, डेली लाइफ के तौर पर, है ना। जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपका नोट चेंज कर दिया, तो इसी तरह इसने भी n की वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ पर, और ये फिर से ऑब्जेक्ट डॉट n की वैल्यू यहाँ पर 12 आने वाली है, और उससे पहले लिखाएगा आफ्टर कॉल, ठीक है, आफ्टर कॉल 12। तो यानी कि अब जो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह जो हमारे रेफरेंस डेटा टाइप्स है वो मेमोरी पर काम करते हैं। यहाँ पर आपको अभी थोड़ी दिक्कत आई होगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाने में, या फिर ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर रहे हैं हमारे वेरिएबल्स को, तो ये जाकर धीमे धीमे आगे क्लियर हो जाएगी।